नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 17 जून को पेपर होने वाला है, आज के इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। जिस प्रकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड में क्वेश्चन पूछ रहा है 8 से लेके अभी 16 जून तक में, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम उसी पैटर्न का अभी आपको हम चीजें प्रोवाइड कर दे रहे हैं, संबंधित उसी टॉपिक से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिसका भी 17 जून को पेपर होने वाला है पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, एग्जाम देने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। प्लस में जिसका आगे एग्जाम होने वाला है 18, 19, 20, 21 वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। आइए, आज का पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदन के सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। आगे आपके पेपर में प्रश्न ये बन सकता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा प्रश्न को। इसके अलावा आपसे से पूछा सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस पर महाभियोग लगाया जाता है। नहीं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। अच्छा, इसको किस प्रकार से हटा सकते हैं तो साधारण बहुमत से हटा सकते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद कौन सा है, 66। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका पद का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक है, याद रखिएगा आप सभी इतना सा फैक्ट को। अच्छा, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो याद रखिएगा भारत के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेगा। इसके अलावा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेगा और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य लेगा। याद रखिएगा आप सभी, मनोनीत सदस्य नहीं लेगा भाग। और राज्य विधान परिषद जो होता है वो भी इसमें भाग नहीं लेता। चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी। संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। तो देखिए, साइबर कानून जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ये भी प्रश्न आपकी बिहार पुलिस में पूछा गया था। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया। आगे क्या क्या बन सकता है यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखिए, संघ सूची में कितना विषय है, कुल 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय का प्रावधान है और समवर्ती सूची में कुल कितना विषय है, 52 विषय हैं। तो ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अच्छा, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाता है मिलके, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है तो आप सबको पता है कि जैसे रक्षा हो गया या सेना हो गया, रेलवे हो गया, दूरसंचार हो गया, डाक सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया या राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, ये सभी आपका केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची में पुलिस हो गया, अस्पताल हो गया, भूमि, कृषि, राज्य कर जैसे भू राजस्व कर, बिक्री कर, ये सभी आपका राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय में क्या आता है, जैसे शिक्षा, विवाह, तलाक, पर्यावरण, वन संरक्षण, श्रम हो गया, बिजली हो गया, या कह सकते हैं कि वसूली हो गया, कल्याण योजना हो गया, ये सभी आपका समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, समवर्ती सूची का बात किया जाए तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। अच्छा, सूचियों का प्रावधान जो है ये किस अनुसूची में किया गया है तो अनुसूची 7 में किया गया है। तो इतना सा प्रश्न याद रखिएगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखिए, इनमें से अप्रत्यक्ष कर जो नहीं है वो आपका हो जाएगा निगम कर। ये आपका अप्रत्यक्ष नहीं है बल्कि ये आपका प्रत्यक्ष कर है। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, जैसे जीएसटी हो गया, वेट हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सभी आपका अप्रत्यक्ष कर होगा। सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर वह होता है जो डायरेक्ट सरकार लेता है आप सभी से, जैसे कह सकते हैं कि आयकर। आयकर क्या है तो ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उसी प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जैसे कह सकते हैं कि संपत्ति कर जो है, संपत्ति कर, ये भी आपका किसका उदाहरण है तो ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसके अलावा विरासत कर हो गया, ये सभी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो डायरेक्ट सरकार आप सभी से टैक्स लेता है, बात समझे, या कोई संस्था से लेता है सीधा। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो इनडायरेक्ट सरकार टैक्स लेता है, किसी भी उपभोग वस्तु पर टैक्स लगा दिया जाता है, जैसे चावल हो गया या कोई दवाई हो गया, इस सभी पर टैक्स लगाकर आप सभी से वसूला जाता है। जैसे कहे जीएसटी, ये सभी आपका क्या है, अप्रत्यक्ष है। वेट कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है, जबकि निगम कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है।
तो ये आपका अपकेंद्रीय बल लगता है, इसमें याद रखिएगा आप सभी। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है कि दूध से क्या होता है, मक्खन आपका अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी। तो देखिए ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है, याद रखिएगा आप सभी। इसमें इसका चाल शून्य होता है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठोस, गैस, द्रव, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, तब गैस में। तो सबसे कम किसमें है, गैस में है। क्या ध्वनि निर्वात में गमन करती है, नहीं करती है। बात समझ के आप सभी, नहीं करती। अगला प्रश्न है कि बिजली चमकने जैसे तड़ित कहते, इससे जंगल में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि लास्ट में आप सभी को स्कोर भी बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मेनन ने जो है कि लेजर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए ये वाला प्रश्न जो होता है ना, गलती होने का प्रबल संभावना होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि ये एक धन आवेशित किरण होती है, बिल्कुल सही है कि ये धन आवेशित किरण होती है। यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही है। इनका वेग प्रकाश की वेग का 1/10 गुना होती है, ये भी सत्य है, याद रखिएगा आप सभी अल्फा किरण के बारे में। जबकि ऑप्शन में सी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि ये फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें बढ़ते क्रम में, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम का जो भार होता है वो 27 होता है, लोहा का लगभग 55, तांबा का हो जाएगा 63 के अप्रॉक्स में, और चांदी का होता है 108 के अप्रॉक्स में। एल्युमिनियम जो देख रहे हैं ये आपका जो है पीरियोडिक टेबल में बात किया जाए तो ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लोहा, तांबा, चांदी जो है ये सभी आपका डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह भूमि जो 5 से अधिक वर्षों के लिए बिना खेती की छोड़ दी जाती है तो उसे डैश भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखिएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, बिहार में ही पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बात समझे। तो देखिए जो 5 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए खेती अगर छोड़ दी जाए तो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि नहीं कहेंगे, बंजर भूमि क्या होता है जिसमें कुछ उपजाऊ होता ही नहीं, उसको बंजर भूमि कहेंगे। बट यहाँ 5 वर्ष से अधिक के लिए छोड़ दिया गया है तो इसे कृषि तो कर सकते हैं पर ये बंजर हो चुका है, अभी 5 वर्ष से खेती नहीं किया जा रहा है। अच्छा, प्रति खेती क्या होता है, मान लीजिए कि एक फसल नहीं उपजाया गया, खेत को प्रति छोड़ दिया तो वो प्रति खेती हो जाएगा। बात समझ गए आप सभी। अगला है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो यहाँ पर एजेंसी की बात किया गया है तो ये आपका भारत खाद्यान्न निगम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1965 में किया गया था, 1965 अधिनियम के तहत ही किया गया 1965 में। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए एक हरित क्रांति का याद रखना है, डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है भारत में, जो कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई थी। और दूध के क्षेत्र में क्रांति किसने लाया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने लाया था, याद रखिएगा आप सभी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था, दूध क्रांति इसी के द्वारा लाया गया था। इसी ने कह सकते हैं कि प्रमुख दूध डेयरी की स्थापना किया था, जैसे कह सकते अमूल हो गया जो गुजरात की एक प्रमुख कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकरण और रिचार्ज किया जा रहा है। भूजल से जो हमको ताज़ा पानी मिलता है ये किसके माध्यम से नवीनीकरण और रिचार्ज किया जाता है। तो ये आपका हाइड्रोलॉजिकल चक्र या जल चक्र से किया जाता है। तो अगर हिंदी में दिया जाए जल चक्र तो जल चक्र करना है आपको, या हाइड्रोलॉजिकल चक्र हो जाएगा, जिससे पानी क्या रह रहा है, ताज़ा रह रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग कितना प्रतिशत योगदान देखने के लिए मिल रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा भारत में जो है भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, पता है आप सभी को, भूतापीय जो कोयले के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद अभी जल शक्ति का हुआ है लगभग 22% के अप्रॉक्स में।
उसके बाद प्रमुख सौर ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ये सभी प्रमुख ऊर्जा का आपका स्रोत है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि लो एस्क की गलाने में प्रमुख धातु क्रम कोयला कौन सा है। तो यहाँ पर समझिएगा कोयला के बारे में। अच्छा, सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है पता है आप सभी को? एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत जो देखिएगा वो 80 से अधिक होता है, 80% से अधिक, 80 से 90 के बीच में। याद रखना आप सभी को एंथ्रासाइट कोयला जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में है, तो ये सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। पर यहाँ धातु कर्म की बात यहाँ पर किया गया है ना, लो एस्क को गलाने के लिए तो विटामिन कोयला का उपयोग करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत लगभग जो है कि 60 से 80% तक होता है। अच्छा, लिग्नाइट कोयला की बात किया जाए तो इसमें कार्बन का प्रतिशत आपका 50 से 60 के अप्रॉक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर वहीं पीट कोयला की बात किया जाए तो लगभग 30 से 40% जो सबसे बेकार कोयला माना जाता है, इसमें सिर्फ धुआं ही धुआं होगा। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, भारत में सबसे ज़्यादा विटामिन कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला में बताएं कि आपका 50 से 60% तक कार्बन की मात्रा होता है। विटामिन कोयला का उपयोग जो हम सभी ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, उसके बाद जो है कि लो इस्पात संयंत्र में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। देखिए, मोनाजाइट रेत में निहित जो होता है वो आपका थोरियम होता है। थोरियम हो जाएगा, यूरेनियम नहीं। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा का खान, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ थोरियम हो जाएगा। बात समझे, कहाँ पर ज़्यादा मिलता है आपको? केरल में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? केरल में, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थोरियम धातु की खोज जो हुआ था ये कब हुआ था? आपका 1828 में किया गया था। 1828 में किया गया था बर्जिलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जिलियस के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7% मात्र में है। ये क्वेश्चन तो पूछा गया। अब आगे देखिए क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। देखिए, आयोग जो पूछा है 7% ऑप्शन में लिया था, पर वास्तविक में ये लगभग 7.84% के अप्रॉक्स में है। बात समझे। अब देखिए आयोग क्या क्या प्रश्न आपसे से पूछेगा। पहला तो ये पूछेगा कि बताइए कि आपका बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए कि बिहार में कुल वन कितना है, तो देखिए अगर कुल वन की बात पूछा जाए ना कि कुल वन कितना है बिहार में, तो यहाँ पर आपका 7380 के अप्रॉक्स में है। 7380 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। 7380 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें कि आपका अगर सघन वन पूछा जाए कि बताइए सघन वन कितना है, तो सघन वन है आपका 333.42 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य सघन वन कितना है, मध्यम सघन वन कितना है, तो मध्यम सघन वन जो है ये आपका 3285 के अप्रॉक्स में है। 3285.83 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। 3285.83 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। ये हो गया मध्य सघन वन। सघन वन 333.42, मध्य सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर खुला वन की बात पूछा जाए कि बिहार में खुला वन कितना है, तो खुला वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए काजीरंगा जो है ये आपका एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका असम राज्य में है। मानस भी आपका असम में है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, आगे क्या क्या बन सकता है कि सबसे पहले काजीरंगा एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, काजीरंगा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था, धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। बात समझे। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। मानस कहाँ पे? ये भी आपका असम में है। चलिए अगला है सिगरौली किस राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है। देखिए सिगरौली जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। बात समझे आप सभी, मध्य प्रदेश में। अच्छा, कोयला का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसे दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र, सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र, महानदी घाटी वाला क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी वाला क्षेत्र, ये सभी कोयला का क्षेत्र है। जैसे कह सकते हैं दामोदर नदी घाटी वाला सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। बात समझे आप सभी। इसके अंतर्गत कोयला कौन कौन सा आ जाता है? जैसे कि झरिया हो गया, बोकारो हो गया, चंद्रपुरा हो गया, ये सभी प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी का है। रानीगंज हो गया, ये सभी प्रमुख है जो पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, सोन नदी घाटी जो है ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का कोयला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो आपका आता है सिगरौली कोयला क्षेत्र, सिगरौली ये वाला, ये आपका सोन नदी घाटी के अंतर्गत आ जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला का क्षेत्र कौन सा है? कोरबा। कोरबा याद रखिएगा, कोरबा हो गया, विश्रामपुर हो गया।
जो आपका महानदी घाटी के अंतर्गत आता है। वही उड़ीसा की बात किया जाए तो तालचेर हो जाएगा, सुंदरगढ़ हो जाएगा, सबलपुर हो जाएगा, ये भी आपका कहाँ पे उड़ीसा में, जो कि महानदी के अंतर्गत आता है। और गोदावरी नदी घाटी जो बताएं तो इसमें ज़्यादातर तेलंगाना वाला क्षेत्र आ जाता है, कोयला वाला। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा है। जबकि विद्युत क्या है? ये द्वितीय ऊर्जा है, याद रखिएगा। जैसे कि कोयला को जलाएंगे, उससे बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसके बाद उसको विद्युत में कन्वर्ट किया जाएगा, तो विद्युत क्या है? द्वितीय ऊर्जा हो जाएगा। आसान प्रश्न था। अगला है कि निम्न में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखिए खिलौना उद्योग ये छोटा है, चीनी, कागज ये सभी बड़ा उद्योग है। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, PYQ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1907 में, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे क्या क्या बन सकता है ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? दोराबजी टाटा ने किया था। बट प्रारंभिक विचार किसके मन में आया था? जमशेदजी नोराबजी टाटा के मन में विचार आया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जमशेदजी नोराबजी टाटा को कहा जाता है। बट स्थापना किया था दोराबजी टाटा ने। बात समझे आप सभी। यहाँ पर क्या किया गया था? स्टील का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टील का उत्पादन 1911 में हुआ था और उसके बाद इस्पात का उत्पादन 1914 में हुआ था। कहाँ पे? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में। ये किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर है। कहाँ पर स्थापित हुआ था? जमशेदपुर के साक्ची नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो पेपर में आपका बन सकता है। अगला है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? देखिए जितना चीज़ें हम बता रहे हैं ना क्वेश्चन से संबंधित, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए। पेपर में प्रश्न आराम से बना के आइएगा, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। पेपर दे के आइएगा, उसके बाद फिर हमको बोलिएगा भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। तो देखिए विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से होता है, लगभग 90% तक समुद्री मार्ग से ही किया जाता है। बात समझ गए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर खर्चा कम आता है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी, याद रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, पता है आप सभी को। और मात्र में ये 34 किलोमीटर की लाइन चली थी मुंबई से थाने के बीच में। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए संसार का सबसे ऊंचा सड़क जो है ये लद्दाख में उमलिंग लांग दर्रा है, याद रखेंगे आप सभी। और इसे 2021 में आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। 2020 में चीन की सीमा के पास इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है। तो आतंकवाद ये प्राकृतिक होगा? नहीं, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये तो मानव का सोच है। अगला है मानचित्र में नीले रंग को किस भाग से दर्शाया जाता है? तो ये आपका कह सकते हैं जल को नीले रंग से दर्शाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए आगे क्या क्या बन सकता है आपके पेपर में, ये प्रश्न हूबहू रिपीट कर लिया जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भूरा रंग से हम सभी क्या चीज को दर्शाते हैं, तो भूरा रंग से पर्वत को, और पीला से हम सभी पठार को, याद रखिएगा, पीला से हम सभी पठार को दर्शाते हैं। बात समझ गए आप सभी। और हरा रंग से मैदान को, मैदान को हम सभी हरा रंग से मैदान को, इतना सा याद रखेंगे। अगला है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुआ था 1952 में, और ये पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कहलगांव भूतापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो कहलगांव वाला पूछा गया है, तो बिहार में ही है और ये भागलपुर जिले में पड़ता है। बात समझे आपसे, कहाँ पे? भागलपुर जिले में पड़ता है। इसके अलावा प्रमुख कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे कांटी विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे है? तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है जी? मुजफ्फरपुर में है आपका, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नबी नगर तापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका औरंगाबाद बिहार में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है? औरंगाबाद बिहार में है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बरौनी भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है ये कहाँ पे है? बरौनी तापीय ऊर्जा केंद्र, भूतापीय नहीं, बरौनी तापीय ऊर्जा केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका बेगूसराय जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पे? बेगूसराय जिले में आपका पड़ता है।
बेगूसराय जिले में पड़ता है। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितनी है? तो ओवरऑल देखा जाए तो 61.8, सबसे कम है भारत में, याद रखिएगा आप सभी, सबसे कम भारत में। सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का साक्षरता दर है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल का कितना है तो 71.2% और फीमेल का पूछा जाए तो फीमेल का 51.5% है, याद रखिएगा साक्षरता दर। भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उसके बाद त्रिपुरा हो गया, ये सभी से गुजरती है। जबकि उड़ीसा हो गया, यहाँ से नहीं गुजरती। उड़ीसा हो गया या कह सकते कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी से नहीं गुजरती। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, ये सभी से नहीं गुजरती। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा आप सभी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये। अगला है किलोवाट आवर, ये किसकी इकाई है? तो किलोवाट आवर आपका ऊर्जा की इकाई हो जाएगा, या ऊर्जा का ऐसा ही मतलब जूल भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? तो भारत का प्रथम रेल टर्मिनल जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, याद रखिएगा आप सभी, छत्रपति शिवाजी, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कयांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयांतरण कहा जाता है। और ये परिवर्तन आपको मेढक में भी देखने के लिए मिलता है, तितली में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो याद रखिएगा आपसे, मेढक और तितली इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर डंपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना ही इसको क्या कहा जाता है? डंपिंग कहा जाता है। बात समझे आप सभी? क्या बताया आपको? उत्पादन का जो वास्तविक लागत लगा था उससे कम पर अगर निर्यात हो रहा है ना, तो वो आपका डंपिंग कहलाएगा। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। पहली बार ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन हुआ था। पता है आप सभी को? पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा कलाशोक, तीसरा हो जाएगा अशोक, चौथा हो जाएगा कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ये क्वेश्चन आपका PYQ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब ये तो क्वेश्चन पूछा गया, आगे पूछ सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। चलिए आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को हम सभी भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, चरर मरर खुल गए अरर। रब इस फोटो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा र का उच्चारण हुआ है, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो सबसे पहले समास विग्रह कीजिए। यज्ञशाला का समास क्या हो जाएगा? विग्रह। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। तो अब यहाँ पर के लिए जो है ये क्या है? कारक विभक्ति है ना। तो जो बताए कि आपको कारक विभक्ति जहाँ आ जाए वहाँ पर आपका क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन में ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। देखिए विशेषण की विशेषता जो बताया जाता है उसे हमसे प्रो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो विशेषण कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विशेषण का गुण जो बताता है उसे प्रो विशेषण कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो अच्छा लड़का आपसे देख रहे हैं, तो अच्छा क्या है? ये विशेषण शब्द है, अच्छा विशेषण है। पर बहुत जो अच्छा है इसी को हमसे क्या कहते हैं? प्रो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ विशेषता किसकी बताया जा रहा है? विशेषण की जो विशेषता बताएं उसी को हमसे प्रो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा एक विशेषण शब्द है, पर बहुत अच्छा क्या है? ये आपका प्रो विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका भाववाच्य है? तो भाववाच्य में क्या होता है? जो कर्ता होता है उसका दशा और गुण को बताता है कि राम से चला नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता, राम से उठा नहीं जाता। तो राम का भाव को बताया जा रहा है, तो यहाँ भाववाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि जीवन की चंचल सरिता में फिरती नया मन की जाती। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें अलंकार बताना है। तो डायरेक्ट इसको आप याद रखिएगा, रूपक अलंकार होता है।
इसमें याद रखेंगे आप सभी। रूपक अलंकार में क्या बताए थे, पहचानने का तरीका भी आपको हम बताए थे रूपक अलंकार में कि जब भी रूपी शब्द देखने के लिए मिल जाए या उपमेय या उपमान में अंतर जब मिटा हुआ हो, या कह सकते हैं कि किसी को किसी रूप में बताया जाए, तब वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। इनमें से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन में ए वाला होगा, वह तो कल आएगा, ये गलत है। वह के स्थान पे वह होता है, याद रखिएगा, वह जो लिखा हुआ ये नहीं होगा, वह तो कल आएगा, ये आपका बिल्कुल सही होता है। बाकी बात सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए जब भी सुंदरता का उल्लेख हो जाए वहां पर आपका उल्लेख अलंकार ही होता है। तो यहां पर नवल सुंदर श्याम शरीर, तो नवल की सुंदरता श्याम की शरीर की तरह यहां पर उल्लेख किया गया, बताया जा रहा है, तो उल्लेख अलंकार होगा। मानो, जानो, मनु, मनहु, ये सभी शब्द जो है किस अलंकार में प्रयोग करते हैं? तो कई बार आपको बताएं कि मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये सभी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होता है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा, तो यहाँ पर कौन सा शब्द शक्ति होगा? तो शब्द शक्ति यहाँ व्यंजना होगा। व्यंजना को कैसे पहचान सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें क्या कहा जाता है कि जब कुछ कहा जाए उसका अर्थ कुछ अलग निकले। क्या बताएं? कहा कुछ जाए उसका अर्थ कुछ अलग निकले। जैसे कि कोई भी दुबला पतला लड़का है, ठीक है, उसको हम अगर दुबला पतला करें तो मेरे दिमाग में तुरंत इमेज बन जाता है कि वो दारा सिंह होगा। कौन होगा? दारा सिंह होगा। तो यहां पर बोल कुछ और रहे, अर्थ कुछ अलग निकल रहा है, तो यहां पर आपका व्यंजना अलंकार होगा, सॉरी व्यंजना शब्द शक्ति होगा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम सभी विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर जो और सो की बात यहाँ पर किया गया है, और आपको हम बताएं कि जो और सो जो आता है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक करेंगे कि कौन था, कौन आएगा, ये सभी प्रश्नवाचक है। निश्चित वाचक सर्वनाम में निश्चित का बोध होगा कि ये एक कलम है, ये निश्चित है कि ये कलम ही है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में अनिश्चित चीज का बोध होगा कि ये क्या है, वो क्या है, ये सभी अनिश्चित चीज है क्योंकि पता नहीं है। अगला है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। तो यहाँ पर प्रीति को क्या बताया जा रहा है? नदी की रूप में बताया जा रहा है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। तो यहाँ आपका रूपक अलंकार होगा। जब भी किसी भी चीज को किसी दूसरे रूप में बताना शुरू कर दे वहां पर रूपक अलंकार आपका हो जाता है, या उपमेय में उपमान का अंतर मिट जाता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपसे अलंकार को समझ जाइए।